राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य की जो पहचान है, उनकी जो शिनाख्त है, वो अमित शाह के खेमे से होती है। वो अमित शाह के आदमी माने जाते हैं। अमित शाह जब एक तरह से उनके पास सारी लगाम थी उत्तर प्रदेश के चुनाव की, उस वक्त उन्होंने मोदी जी को सुझाव दिया था कि हमको गोविंदाचार्य के फार्मूले पे चलना होगा। और गोविंदाचार्य ने फार्मूला बीजेपी के लिए बनाया था कि जितनी ओबीसी छोटी छोटी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, इनको अपनी छतरी के नीचे लाइए और इनके सहारे ही आप अपने वोट बैंक का विस्तार कर सकते हैं। तो जब ओबीसी का कार्ड अमित शाह ने खेला, तब उन्हें तलाश थी कि कोई एक ऐसा उनको नेता मिले जो विधायक रहा हो, सांसद हो, जिसको 8-10 साल का जो है कुछ अनुभव हो, और वो संघ की और भाजपा की विचारधारा से निकला हुआ नेता हो, यानी उनके परिवार का नेता हो, संघ परिवार का। तो उसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को चुना। मोदी जी ने उस पर मोहर लगाई और केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अब इस तरह की बातें कही जाती हैं, और ये जो समर्थक हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि जिस वक्त केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने बनाया था, उस वक्त अमित शाह ने वादा किया था कि अगर हम बहुमत के साथ 2017 में उत्तर प्रदेश में आते हैं, हम सपा बसपा को हराते हैं, तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे। तो जिस वक्त चुनाव के नतीजे आए और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, तो केशव प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों ने यह मान लिया था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे और 24 घंटे के अंदर उनकी शपथ होगी। ये थी इसकी पृष्ठभूमि पूरी। लेकिन हुआ क्या, अचानक अवतरित हो गए योगी आदित्यनाथ, जिनका कहीं नामो निशान नहीं था, जो ना चुनाव लड़े थे विधानसभा का, ना ही वो कोई पदाधिकारी थे, ना ही वो प्रदेश अध्यक्ष थे, ना ही वो महासचिव थे। तो उनको जब लाया गया तो एक वज्रपात सा हुआ केशव प्रसाद मौर्य, और लोग ऐसा कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य शपथ भी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन फिर उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिसमें दिनेश शर्मा थे, केशव प्रसाद मौर्य थे। उनको समझाया गया, मनाया गया, और ये कहा गया कि भाई एक वैकल्पिक व्यवस्था है, कुछ दिनों के लिए योगी आदित्यनाथ को हम इसलिए बना रहे हैं कि 2019 में, यानी 2 साल बाद, 2017 से 2 साल बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। और उस वक्त जो जातिगत का जो एक वेग है, तूफान को, उसको रोकने के लिए हमको एक हिंदुत्व का चेहरा चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ है। 2019 के चुनाव के बाद लोकसभा के केशव प्रसाद मौर्य को फिर से सिंहासन दे दिया जाएगा। ये इस तरह की बातें कही जा रही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमित शाह जब उन्होंने कोई एफिडेविट दिया था, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के कोई इस तरह की अश्योरेंस दिया था जहां मैं वहां पर जो था गवाह था, ऐसा नहीं है। सुनने में बात आती है, ऐसा लोग कहते हैं कि 2019 के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, ये जो बागडोर थी वो केशव प्रसाद मौर्य को मिलती, सो दैट 2022 में जब बीजेपी वापस जाती, तो फिर से उन ओबीसी को रिझाने के लिए, उन पिछड़े अति पिछड़ों को रिझाने के लिए एक बार फिर से केशव मौर्य का चेहरा इस्तेमाल होता। ये थी प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में कहां पर क्या तब्दीलियां की गई, ये तो मुझे लगता है कि ये एक नई बहस का विषय है। बट अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को, चाहे वो उनकी जाति के समर्थक हों, चाहे उनके निर्वाचन क्षेत्र के समर्थक, उनको ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर ना सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के साथ छल किया, उन्होंने छोटी छोटी जातियों के साथ, पिछड़े दबे कुचले हिंदुओं के साथ भी छल किया है। और ऐसा इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा उखड़े उखड़े आजकल है, आक्रामक है, फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं। कुंठित तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। और अगर यही उनका हाल रहा तो मुझे डर है कि कहीं कल्याण सिंह जैसा कांड ना उनके साथ हो जाए। जी बिल्कुल। अमित शाह का मुझे वो बयान याद आता है कि जब दिल्ली चुनाव में हुआ था, जब बटन ऐसा दबाओ कि करंट फला जगह जाके लगे।
तो ये मुझे लग रहा है कि केशव मौर्य जी भी जो है बटन जहां दबा रहे हैं तो करंट कहीं लगाना चाह रहे हैं। देखिए, अमित शाह ने दिल्ली में जब ये बात कही थी तो शाहीन बाग में मुसलमानों का एक, वहाँ पर मुस्लिम्स का बहुत बड़ा सिटीजनशिप लॉस को लेकर एक बहुत विशाल धरना दिल्ली में हो रहा था शाहीन बाग में। और उस वक्त अमित शाह ने ये बात कही थी कि भाई केजरीवाल का हाल ये है कि बटन हम यहाँ दबाते हैं करंट वहाँ लगता है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि केजरीवाल जो हैं वो मुस्लिम परस्त नेता हैं और उनको सिर्फ शाहीन बाग की चिंता है, हम तो पूरी दिल्ली का भला करना चाहते हैं। इस तरह की बात करके उन्होंने एक कम्युनल कार्ड, एक सांप्रदायिक कार्ड खेलने की दिल्ली में कोशिश करी थी। और इसके लिए उन्होंने अनुराग ठाकुर को भी आगे किया, और अनुराग ठाकुर ने, आपको याद होगा, कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और इस तरह की उन्हें कुछ अपशब्द की बातें कही थी, जिस पर चुनाव आयोग ने उनको सावधानी से, मतलब एक वार्निंग भी दी और उनसे उनको स्टार प्रचारक की सूची से भी हटाया गया। तो अमित शाह समय समय पे मौका देख के कार्ड चलते रहते हैं, कभी उनको सफलता मिलती है, कभी सफलता नहीं मिलती। जैसे बंगाल में मुझे याद आ रहा है, अमित शाह ने कुछ पत्रकारों को अपने घर बुलाया था, मैं भी वहाँ गया था, और वहाँ पर अमित शाह ने कहा कि भाई हमने एक इंटरनल सर्वे कराया है, और उस इंटरनल सर्वे से इस तरह की हम लोगों को इनपुट्स आ रही हैं कि बंगाल में बीजेपी एक बहुमत के साथ जीतने जा रही है, और अगली सरकार बंगाल में हम बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। होता क्या है कि राहुल भाई, जब कोई बड़ा नेता बड़ी कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बड़ी बात करता है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, आप उसको फेस वैल्यू पे लेते हो कि भाई जो बोल रहा है कुछ तो बोल रहा होगा, कुछ तो सर्वे किया होगा, अगर 200 नहीं तो कम से कम 250 तो मिल ही रहे होंगे। तो अमित शाह इस तरह की बातें करते हैं कि हम 300 पार फिर से हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य अब 250 पार है, हम प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। कभी वो फॉर्मूला चलता है, कभी वो फॉर्मूला नहीं चलता है। और इस बार उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि पार्टी को लगता है कि उन्होंने 5 साल में जो काम करने थे वो नहीं किए। उन्होंने ओबीसी के लिए जो जिस तरह का कार्यक्रम बनाया था, उस कार्यक्रम पर को वो कार्यान्वित नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए। उन्होंने जो वायदे किए थे कि हम प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं को और शिक्षा की सेवाओं को पूरी तरह से बदल देंगे, आप एकदम एक सी चेंज देखेंगे, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश बदल गया। और उन्होंने बार बार अपने चुनाव में गुजरात मॉडल की बात की। गुजरात मॉडल क्या है, विकास का मॉडल क्या है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उत्तर प्रदेश को हम एक औद्योगिक ताकत कैसे बढ़ा, एक इंडस्ट्रियल पावर। सिर्फ ग्रेटर नोएडा, नोएडा नहीं, सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं, उत्तर प्रदेश के हर तीसरे जिले को हम नोएडा बना देंगे, एक इंडस्ट्रियल पावर बना देंगे। इस तरह की बातें करी, और फिर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन मोदी जी का, एक इंजन योगी जी का, और ये जब 2 इंजन लग जाएंगे तो आप रेल की रफ्तार देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विकास की रेल कैसे आगे बढ़ती, कैसे तेजी से निकलती। ये सब चीजें जब कहीं तो जनता को लगा कि भाई चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं, एक बार मोदी की भी सरकार को उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। और ये होता है, देखिए, जिस जनता के पास आज भी रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं हैं, वो हमेशा से सबबाग की तरफ, किसी बड़े पैकेज की तरफ, अगर उसको सपने दिखाए जाए तो उधर दौड़ेगा वो। जो सपने एक समय में रामलीला मैदान में अन्ना ने दिखाए, तो वहां लोग जमा हो गए, हजार, फिर लाख, फिर पूरे देश में करोड़ों लोग, उन्होंने समर्थन किया कि भाई ये जो बात कह रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये अन्ना ने बात कही थी। क्या हुआ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह ने और मोदी ने जो सपने दिखाए कि हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से कैसे बदल देंगे, हम गुजरात मॉडल पर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तो लोगों को लगा कि भाई हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भी इनकी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इनकी होगी, तो हो सकता है इस जुगलबंदी में हमारा भला हो जाए, हमें अच्छा अस्पताल मिल जाए, बच्चों को अच्छे स्कूल मिल जाए।
कुछ और सुविधाएं हो, सड़कें अच्छी हों, ये सारी चीजें सोची थी। लेकिन हुआ क्या, आपने क्या देखा इन 4.5 सालों में? इन 4.5 सालों में हमने ये देखा कि हर शुक्रवार की रात, हर जुमे की रात योगी जी गोरखपुर चले गए और सोमवार को फिर लौटे। और वो जहां जहां गए अपने गोरखपुर के अलावा, वहां वहां उन्होंने या तो कभी शमशान की बात करी, कभी कब्रिस्तान की बात करी, कभी मंदिर की बात करी, कभी मस्जिद की बात करी, कभी तालिबान की बात करी, कभी मुसलमान, यही सारी बातें होती रही। और इन्हीं सब बातों को लेकर जो विकास था, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, वो पीछे हट गए। और आज सचमुच में अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था, जिसकी बागडोर सीधे योगी जी के हाथ में थी, और योगी जी ने कहा था कि हम ठोको नीति लेकर आ रहे हैं, हम एनकाउंटर नीति लेकर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश से माफिया को भगा देंगे। लेकिन हुआ कि आपने क्या देखा कि आपने माफिया को भी अगर टारगेट किया, अगर गैंगस्टर को भी टारगेट किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रंग था। मुख्तार अंसारी, उसका घर नीलाम हो गया, गाड़ियां नीलाम हो गई, मुख्तार अंसारी की इमारतें ढा दी गई, अतीक अहमद की इमारतें ढा दी गई। सही है, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, कोई माफिया है, आप उसकी इमारत गिराइए। लेकिन जो दूसरा पक्ष का माफिया है, जो मुख्तार अंसारी का, जो जिससे गैंगवार हो रही, उसका जो शत्रु है, उसके ऊपर जो 100 केस मुकदमे हैं, उसकी आपने दीवार तक नहीं गिराई, बल्कि उसके परिवार को आपने टिकट दे दिया, ताकत दे दी, सत्ता की आपने। तो आप माफिया नीति में भी सेलेक्टिव थे। और यही देखिए आप योगी जी के, योगी जी ने जिस तरह की कैबिनेट बनाई, क्या कैबिनेट के सारे मंत्री आपके साथ हैं? क्या श्रीकांत शर्मा से आपके संबंध अच्छे हैं? क्या सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे योगी जी के संबंध अच्छे हैं? क्या ब्रिजेश पाठक जो एक उभरते हुए नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे संबंध अच्छे हैं? ऐसे कई नेता हैं जिनके साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। दिखाने के लिए आप भले ही एक मंच पर बैठ जाइए। क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी के संबंध, रिश्ते अच्छे हैं जो एक उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के होने चाहिए? ऐसा नहीं। तो योगी जी ने ना अपनी कैबिनेट को एक साथ लेकर चले, ना वो अपने मंत्रिपरिषद को एक साथ लेके चले, ना वो अपने विधायकों को एक साथ लेके चले। विधायकों का, राहुल साहब, हाल ये है, कुछ लोग मुझे फोन करते हैं कि हम साहब महीने में 3-3, 4-4 बार फोन करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, हमको जवाब नहीं आता है। हमें अपनी कंस्टिट्यूंसी को लेके बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अर्जेंटली मिलना है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करेगा लोगों के, तो और कौन करेगा? गवर्नर थोड़ी ना करेगा, मोदी थोड़ी ना करेंगे, अमित शाह थोड़ी ना करेंगे, मुख्यमंत्री ही उनके काम करेगा। और मुख्यमंत्री अगर समय नहीं दे रहा है, पता चला आप मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हो, मुख्यमंत्री जी कंगना रनौत के साथ बैठे हुए हैं। आप मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो किसी अयोध्या के उत्सव में वहां पर विराजमान है। तो विधायकों के लिए आपके पास समय नहीं, मंत्रियों के लिए आपके पास समय नहीं। कहीं ना कहीं विश्वास जो होना चाहिए, भरोसा जो होना चाहिए एक टीम में। केशव प्रसाद मौर्य से क्या रिश्ते हैं? 4.5 साल बाद आप उनके घर मिलने गए। अगल बगल आप रहते हैं, किसी पड़ोसी के घर में, जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर, मेरे दरवाजे के सामने सीधा उसका घर हो, और मैं 4 साल बाद जाऊं उसके घर में, इसका मतलब क्या है? तो योगी जी में बहुत सी, मुझे लगता है, कमियां खामियां हैं, और वो अब सामने आ गई। और इसलिए भाजपा एक बार फिर से वही कार्ड खेलेगी जो खेलती चली आई है, और वो चाहेगी कि कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक मौका मिले, चाहे वो तालिबान की आड़ में मिले, चाहे जिन्ना की आड़ में मिले, चाहे वो किसी कब्रिस्तान की आड़ में मिले। अगर इस तरह का ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में होता है, तो मुझे लगता है कि एडवांटेज हम योगी कह सकते हैं। अदरवाइज जो मुझे स्थिति दिख रही है, मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि योगी जो है सत्ता में लौट रहे हैं। हालांकि फैसला जनता को करना है, लेकिन जिस तरह की एक हताशा हम देखते हैं जब हम नौकरशाहों से बात करते हैं, जब हम भाजपा के विधायकों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, पदाधिकारियों से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है
कि पार्टी के भीतर जो है अलग अलग खेमेबंदी है और कई कैंप्स बन गए हैं। कोई अमित शाह का कैंप है, कोई योगी का कैंप है, कोई सुनील बंसल का कैंप है जो संगठन मंत्री हैं बीजेपी के। तो ये जो खेमेबंदी है, ये खेमेबंदी हमने 2014 में या 2017 में बीजेपी में नहीं देखी थी। पहली बार हम ये खेमेबंदी देख रहे हैं। अब इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, या इसमें संगठन जिम्मेदार है? ये सारी चीजें हमें सोचनी होंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।